चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम मंच पर बुलाना चाहते हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को, जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। सरकार को घेरने में इनकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहती है और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के ओबीसी नेताओं में से एक हैं। ये जिक्र हम इसलिए कर रखे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी फैक्टर बहुत ज्यादा अहम रहता है। प्लीज मंच पर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी आस्था कौशिक। तालियां बजती रहनी चाहिए और बेबाकी के साथ अब इनको जवाब देना है हर सवाल का, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और हमारे साथ मंच पर पधार चुके हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रदेश में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल जी। बहुत बहुत स्वागत है धर्मलाल जी, एक बार फिर से आपका। तो चलिए, चुनाव आने जा रहा है, शुरुआत उसी तरह करते हैं और उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि आपको राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ से बस 2 ही लोग हैं, जिनमें धर्मलाल कौशिक जी भी हैं। और सवाल मेरा यही है कि क्या इन विधानसभा चुनावों में ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में घमासान होने जा रहा है और इसीलिए आपको राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी गई है? भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, विकास पर चुनाव लड़ते हैं। जाति को साधने का प्रयास या जाति के नाम पर वोट मांगने का काम अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। यदि राष्ट्रीय कार्य समिति में लिए या मुझे जो भी दायित्व दिया गया, पार्टी ने जो दायित्व दिया हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज जो परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म, संप्रदाय, इस सबसे ज्यादा जो महत्व है छत्तीसगढ़ के विकास और विकास की अवधारणा को लेकर के हम लोगों ने काम किया है। चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, और उस सरकार में छत्तीसगढ़ बनने के बाद में ये तो आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ राज्य यदि किसी ने दिया, और आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य हमारा है, तो उनको देने वाला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य जब बनाया, उस समय उनको मालूम था कि यहां पर कांग्रेस की बहुमत है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन बड़े हृदय के साथ में इस प्रदेश को सौंपा गया। इस प्रदेश को सौंपने में ना कोई खून खराबा हुआ, ना किसी प्रकार के आंदोलन हुए, लेकिन जो सौगात मिला छत्तीसगढ़ वासियों को और मिलने के बाद में 15 साल जी इसके नवनिर्माण में, विकास की दिशा में बुनियाद रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह और उनके सरकार ने किया। लेकिन अभी कांग्रेस की सरकार है और आपसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है। बीजेपी बहुत सारे मुद्दे उठा रही है, उसमें भ्रष्टाचार भी है, आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, राम नाम लिया जा रहा है छत्तीसगढ़ की सियासत में। धर्मपाल जी, आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था जो राम के ना हुए वो हनुमान के क्या होंगे। क्या कहना चाहते थे आप? देखिए, ये वही पार्टी है जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जब राम सेतु का मामला आया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने वाले कि राम काल्पनिक है। जब हम लोग बात करते थे तो सांप्रदायिक कहा जाता था कि बीजेपी वाले सांप्रदायिक हैं। राम के नाम लेने वाले सांप्रदायिक हो जाते थे। राम के नाम पर हलफनामा दे करके कि वो काल्पनिक, ये उनकी अवधारणा रही है। लेकिन एक बात सत्य है, राम आस्था, सभी के आस्था के केंद्र है। मुझे लगता है कि पार्टी में बांटने का विषय वो नहीं है। जो जिनको मानना चाहते हैं माने, लेकिन जो राम को छोड़ेगा और राम को छोड़ने के बाद में यदि सोचेगा मेरा अस्तित्व बचेगा, तो जो राम को छोड़ेगा और राम ने यदि उनको छोड़ दिया तो खोजना पड़ेगा वो कहां पर है। और यही स्थिति पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार तो ये कहती है कि आपने सिर्फ राम नाम पर वोट बटोरे हैं, लेकिन उन्होंने सच में राम का नाम लिया है, उनका काज किया है। कौशल्या जी जो राम जी की माता जी थी, और छत्तीसगढ़ में उनका ननिहाल है, उनके मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बहुत सारी गौ से संबंधित योजनाएं उनकी चल रही हैं। वो कहते हैं आपने तो सिर्फ वोट लिए हैं। देखिए, कौशल्या उनकी माता है,
ये कांग्रेस वाले छत्तीसगढ़ की जनता को बता रहे हैं क्या कि भगवान राम का ननिहाल है? ये कांग्रेस वाले बताएंगे। ये हमेशा छत्तीसगढ़ के धरती पे हम लोग का सौभाग्य है, इस बात को मानते हैं कि माता कौशल्या इस धरती की बेटी है, और यदि धरती की बेटी है तो भगवान राम छत्तीसगढ़ के हमारे भांजे हैं, और उनके प्रतिरूप में आज भी छत्तीसगढ़ के समाज देखेंगे अपने भांजे का भी वो पैर छूते हैं। चूंकि राम को भांजा मानते हैं, इसलिए अपने भांजे का भी पैर छूने की परंपरा यदि कही है तो ये छत्तीसगढ़ में विराजमान है। वो कहते हैं कि धर्मांतरण जैसी बात करके आप प्रदेश को अस्थिर बनाना चाहते हैं, यहां के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, लेकिन आपने मुद्दा बनाया है कि बस्तर और बहुत से आदिवासियों में लगातार धर्मांतरण हो रहा है। लगातार धर्मांतरण हो रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। लगातार धर्मांतरण हो रहा है, लोगों ने स्वीकार किया है। जसपुर का मामला आपके सामने में है, अंबिकापुर का मामला आपके सामने में है, अभी आपके नारायणपुर का मामला आपके सामने में है, आपके जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, जहां पर धर्मांतरण की बात जो आई है, धर्म जो बदलने वाली की बात नहीं आई है। यदि लोभ में, लालच में और इसके नाम पर उनके गरीबी का माखौल उड़ा करके यदि उनको धर्मांतरित किया जाता है, ये उचित नहीं है। और ये उचित नहीं इसलिए छत्तीसगढ़ में जो ये प्रयास किया गया और आज भी जो प्रयास हो रहे हैं कि धर्मांतरण का, हम इसका विरोध किए हैं, इसका विरोध हम कर रहे हैं और आगे भी इसका विरोध हम करते रहेंगे। वो ये कहते हैं कि धर्मांतरण जैसी बात करके आप असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं पूरे चुनाव को और सबको, और ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि इसकी बॉल भी उन्होंने केंद्र के ही कोर्ट में डाल दी है कि क्यों नहीं केंद्र सरकार इस पर कोई नियम कानून ले आती। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात नहीं है, धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण यदि गलत तरीके से हो रहा है उसका विरोध किया जाएगा। बात होनी चाहिए विकास की, कि छत्तीसगढ़ राज्य को आखिर मध्य प्रदेश से अलग करने का क्या कारण है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जो उपेक्षा हो रही थी और ये लगने लगा था कि सारे संसाधन हमारे पास होते हुए भी आखिर छत्तीसगढ़ क्यों पिछड़ रहा है, इसके नाम से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। और आज आप जो राम की बात कर रहे हैं ना, या मुख्यमंत्री जी की गेड़ी चढ़ने की बात करेंगे ना, या उनके भौरा चलाने की बात करेंगे ना, तो न छत्तीसगढ़ी वाद का ये बात है, न कोई धर्मांतरण की बात है, बल्कि ये बात है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जो डेवलपमेंट किया, भूपेश के सरकार में सारे विकास की बातें रुक गई, विकास खत्म हो गई और उसके बाद में इनके पास में बचा कुछ नहीं है। तब ये बात ये खुद करते हैं छत्तीसगढ़िया वाद की, ये बात करते हैं धर्मांतरण की। और हमारे लिए तो छत्तीसगढ़ प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो विकास है, और विकास की जो प्राथमिकता हमारे सामने में प्रथम है। आपने भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आप कोयला घोटाले की बात कर रहे हैं, आप गोबर घोटाले की बात कर रहे हैं, आप शराब घोटाले का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जो भ्रष्टाचारी है उस पर आरोप लगाने की बात नहीं हो, साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोल में 25 रुपए टन अवैध वसूली, जिस बात को विधानसभा में हम उठा रहे थे, आईटी और ईडी ने उसको साबित कर दिया, प्रूफ हुआ वो मामला। इसके बाद में शराब घोटाले, इस बात को लगातार विधानसभा में हम लोग रखे कि 2 पेटी रखा जाता है शराब दुकान में, एक राजस्व है सरकार की है, एक राजस्व दूसरे के है, निजी खाते में जा रहा है। आखिर ये जो राजस्व है उसके हिसाब किताब क्या होगी? तो ये 2000 करोड़ का शराब घोटाले तो आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कौन सा है कि जो सरकार के राजस्व आ रही है। एक्चुअल में 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व, मैं इसको 22,000 करोड़ की बात करता हूं, क्योंकि जो रेट बढ़ा हुआ है और रेट बढ़ने के बाद में वो जो राजस्व है, पीने वालों की संख्या कम नहीं हुई है लेकिन राजस्व घटा है। आपका 2020-21 के बाद में देखेंगे 2021-22, 2022-23 राजस्व में घाटा हुई, शराब में राजस्व कम आई। उन्होंने कहा कि शराब के बिक्री जो पीने वाले उनकी संख्या कम हो गई, और उसके बाद में 23 में ईडी आए तो 23 और 24 में शराब की एकाएक बढ़ जाती है पीने वालों की संख्या, 600 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है।
तो केवल एक ईडी के पहुंचने के बाद में एक साल में 600 करोड़ की वृद्धि और लगातार वो घाटे में जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या एकाएक पीने वाले शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई? इसके कारण में शराब में वृद्धि हुई? क्या 20 में 21-22 में 22-23 में शराब पीने वालों की कमी रही? जो रेड हुई है उसको लेकर भी बीजेपी पर सवाल उठाती है कांग्रेस। बीजेपी पे सवाल उठाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस बात का है, जिस बात को हम लोग उठा रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ के इतने राजस्व के बाद भी लगातार हम घाटे में क्यों जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मामला आता है करप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी गरीबों के नाम से फ्री में चावल उन्होंने 5 किलो दिया कोविड काल से, 2020 से अप्रैल 20 से चावल उन्होंने शुरू किया और आपके दिसंबर 22 तक लगातार चावल दिए। उसके बाद अभी फिर शुरुआत किए हैं। ये चावल जो गरीबों को पहुंचना चाहिए, ये चावल गरीबों को नहीं पहुंचा, बल्कि 1,50,00,000 जो कुंटल चावल के ये करप्शन में चली गई और आज भी उसका हिसाब सरकार नहीं बता पा रही है। लगभग गरीबों के चावल में 5,100 रुपए ये सरकार गरीबों के चावल के पैसे खा गई है और आज भी विधानसभा में जवाब देने की स्थिति में नहीं रही सरकार। ये जनता भी देख रही है कि गरीबों का चावल भी ये सरकार नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि धान की खरीदी में जो मदद केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। धान के खरीदी में आपको उसका सिस्टम मालूम है कि सरकार, केंद्र की सरकार चावल खरीदती है और केंद्र की सरकार जो चावल खरीदती है उसके एवज में राज्य सरकार को पैसा दी जाती है। एक साल पहले 11 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी गई और 55,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। अभी 23 में जब आप देखेंगे तो 16,000 करोड़ रुपए की राशि कुल राज्य सरकार के द्वारा दी गई है और 73,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। तो आज किसानों की यदि समुचित चिंता किसी ने की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चावल, जितने छत्तीसगढ़ के जो चावल ले रहे हैं, हम लोग को भी सरकार रही है, पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, इतने चावल की खरीदी केंद्र सरकार के द्वारा कभी नहीं की गई और जिसके कारण में राज्य सरकार के एक एक किसानों की चिंता केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है और इसलिए आज अन्न का उत्पादन भी बढ़ा है, अन्न का पैसा भी ज्यादा आ रहा है। तो कोई ना कोई उसका कारण है तो केवल नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क, इसके क्षेत्र को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के अपने ही दावे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों का जाल, इसे लेकर कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसने बहुत अच्छे काम इसमें किए हैं। आपके पास समय हो तो मैं आधे घंटे में कुछ रोड को दिखा करके आपको ले आता हूं। मैं बहुत अच्छा लगेगा, मेरे साथ में बाकी लोग भी चले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई। कांग्रेस के सरकार आने के बाद में नए कॉलेज बनना बंद हो गए, हाई स्कूल का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल नहीं बने, हाई स्कूल से आपका हायर सेकेंडरी नहीं, और जो रिजल्ट आया है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि जो रिजल्ट आया है शायद पूरे हिंदुस्तान की तुलना करेंगे तो आखिरी में दूसरे और तीसरे नंबर पर है जो कॉलेज के रिजल्ट आपके आए हैं। रैंकिंग की आप बात करेंगे, पूरे देश के 100 टॉप यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के एक भी आपके नहीं है। आप नीचे स्तर स्कूल के स्तर की आप रैंकिंग में जाएंगे तो आपके 28वें 29वें नंबर पर आपके स्कूल हैं और छत्तीसगढ़ के स्कूल कैसा चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज जिस स्कूल को हम लोगों ने उस समय जिसका भवन नहीं था खोल दिए थे, उसका भवन अभी तक नहीं बना। लगातार 15 साल में सड़कें जो बनाने के हम लोगों ने काम किया, उस सड़कों के रिपेयरिंग के लिए पैसा सरकार के पास में नहीं है। एक ईएनसी का बलि में चढ़ी उसमें, और ईएनसी के ऊपर में कहा गया कि बना नहीं पा रहे तो ईएनसी को हटा दिया जाए। ईएनसी को हटा दिए, दूसरा ईएनसी आ गए
और उस ईएनसी के आने के बाद में अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि तत्काल बरसात के बाद में सड़कों को ठीक किया जाए। मतलब आपके चुनाव आ गए हैं तो सड़कों की याद आ रही है, आप बजट में भी डाल देंगे तो आपके सड़कें ठीक नहीं होगी। आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की बैठ गई है। ठीक। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो ये मुकाबला किस तरह होने जा रहा है? आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, कांग्रेस और बीजेपी के साथ। उसका कहना है सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार मैं ये कहना चाहता हूं, लोकतंत्र है, हमारी व्यवस्था है संविधान में, जो पार्टियां आना चाहती है खुला मंच है उनके लिए, अपनी बात को रखेंगे, जनता तय करेगी। लेकिन सभी पार्टियों को लड़ने का अधिकार है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि किसी लोग को कह रहे हैं रोका कि ना जाए, बीजेपी को बल्कि फायदा होना होगा। चाहिए। लोग कह रहे हैं बीजेपी को फायदा होगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का आदिवासी वोट आम काटेगी। आदमी पार्टी के लोग हमारे बैठे हुए हैं, ना वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है, ना कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए है। और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हर कोई मैदान में आते हैं। देखने का नजरिया अलग होता है। कांग्रेस इतने भयभीत क्यों है आप पार्टी से कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं? मुझे लगता है कांग्रेस को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की विदाई तो अंतिम में 2023 में नवंबर में तय है। ये बात को मान लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए। आपने एक बार कहा था कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, चर्चम शरणम गच्छामि। आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार रिपीट करिए। चर्चम शरणम गच्छामि, आपने एक बार ऐसा कहा था कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। देखिए, अब आखिरी चुनाव के साल में कहां जाना है सबको मालूम है, और चुनाव के सामने जब जाएंगे तो शरणम गच्छामि किसके पास होना यह भी सबको मालूम है। तो इसलिए मेरा यह कहना है, कुछ बातों को मैं बता देता हूं कि कांग्रेस क्यों जाएगी। आज पूरे प्रदेश में मैं यदि ये कहूं कि शराब की नदियां छत्तीसगढ़ में बह रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोरोना काल में एक एक दवाई के लिए लोग त्रस्त हुए थे, पस्त थे। मोदी जी जहां दवा पहुंचाने के काम कर रहे थे, भूपेश बघेल की सरकार शराब पहुंचाने के काम किया। जहां वो दवाई पहुंचा रहे हैं तो ये दारू पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, आज जो छत्तीसगढ़ में जो इनका एजेंडा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, हमारी सरकार बनाइए, गंगा जल का कसम इन्होंने खाया। 5 साल हो गई, कमेटी बन गई, कमेटी का पता नहीं रिपोर्ट कब आएगा। आखिरी विधानसभा के सत्र भी खत्म हो गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आई। और रिपोर्ट नहीं आने के बाद में मैं तो कहता यह हूं कि जिस बात को कर न सके तो उस माफी मांग लेना चाहिए। भूपेश बघेल को और पूरे मंत्रिमंडल को जनता के सामने जाना चाहिए और हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहिए और यह कहना चाहिए कि साहब हमने सरकार बनाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन हम शराबबंदी नहीं करेंगे। इस बात के उनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता भी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता कहते हैं, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, ये सब चलते रहेंगे। कोई सरकार बनाने के लिए ये मुद्दा नहीं है। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके एक जगह हो रहे हैं ना सर्वे, ज्ञानव्यापी का सर्वे हो रहा है ना, और सर्वे हो रहा है तो उसमें क्या क्या निकल रहा है ये पता है ना। ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं आप? सर्वे हो रहा है तो क्या क्या निकल रहा है ये तो हम लोग पेपर में पढ़े ना, हम लोग तो गए नहीं ना। समाचार में आप लोग दिखा रहे हैं ना कि क्या क्या निकल रहा है। तो उस बात को छोड़ दीजिए। हमारा एजेंडा था कि हम धारा 370 समाप्त करेंगे, हमने समाप्त किया। हमारा एजेंडा था हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और उसका लोकार्पण का समय आ गया है। तो छत्तीसगढ़ में हम मंदिर और मस्जिद और चर्च को लेकर के हम राजनीति गुरुद्वारा को लेकर नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा विकास का था, विकास का है और विकास का हमारा मुद्दा है। अंत में मेरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ से? मुख्यमंत्री का चेहरा कमल फूल होगा, बहुमत आएगी और हमारे तय हो जाएंगे। चेहरा तलाशने की जरूरत नहीं है, चेहरा यहां पर काफी है और जिस चेहरा को देखोगे आपको लगेगा वो मुख्यमंत्री के काबिल है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मलाल जी, हमारे साथ इस मंच पर आकर तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, लेकिन आप मंच पर बने रहें और मैं चाहूंगी मंच पर आमंत्रित करना सीनियर एडिटर न्यूज 18 इंडिया के प्रतीक त्रिवेदी जी। प्लीज मंच पर आइए और धर्मलाल जी को मेमेंटो प्रदान करके उनका
सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। इस बात का इंतजार, जिस चीज का इंतजार